नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर मानव जीवन, अधिकारों और हमारे साझा भविष्य से जुड़ा है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। अक्सर इसे सिर्फ मेडिकल नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे। हम ग्लोबल फ्रेमवर्क से लेकर भारत के कानूनी बदलावों और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के कामकाज की जगहों पर छिपे खतरों पर भी एक साथ नजर डालेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, प्रजनन स्वास्थ्य को परिभाषित करना। दूसरा, वैश्विक चुनौतियों और मृत्यु दर। तीसरा, भारत की प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति। चौथा, एमटीपी संशोधन विधेयक 2020। पांचवा, कार्यस्थल पर छिपे खतरे। और आखिर में अधिकारों और समानता की पूर्ति। पहला हिस्सा, प्रजनन स्वास्थ्य को परिभाषित करना, बीमारियों की अनुपस्थिति से आगे। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ किसी बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है। सच तो यह है कि यह पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होने की एक व्यापक स्थिति है। सीधे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति को एक सुरक्षित और संतोषजनक जीवन जीने का पूरा हक है। जब तक लोग मानसिक और सामाजिक रूप से महसूस नहीं करते, तब तक उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं माना जा सकता। गटमाकर लैंसेट आयोग ने इस पर एक बहुत ही सटीक बात कही है। उनके अनुसार यौन और प्रजनन अधिकार सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं है। दरअसल ये भविष्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता को आकार देने की सबसे मजबूत नींव है। समझ लीजिए, लैंगिक समानता हासिल करने और एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए इन अधिकारों को सुरक्षित करना सबसे जरूरी है। दूसरा हिस्सा, वैश्विक चुनौतियां और मृत्यु दर, एक भारी बोझ। अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं और सच कहूं तो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। WHO का अनुमान है कि सिर्फ 2020 में पूरी दुनिया में लगभग 37.5 करोड़ नए यौन संचारित संक्रमण यानी STI के मामले सामने आए। क्लेमाइडिया, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां सिर्फ अकेले एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे समाज के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर एक बहुत भारी संकट डालती हैं। और शायद सबसे दर्दनाक आंकड़ा मातृ मृत्यु दर का है। पूरी दुनिया में हर साल 5,29,000 मातृ मृत्यु के मामले सामने आते हैं। और सोचिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 1,36,000 मौतें अकेले भारत में होती हैं। ग्लोबल बर्डन का करीब 26% सिर्फ एक देश से आना, ये साफ इशारा है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सब तक बराबर नहीं पहुंच रही हैं। ये बस नंबर्स नहीं हैं, ये टूटते हुए परिवारों की सच्ची और गंभीर वास्तविकता है। तीसरा हिस्सा, भारत की प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति, वैश्विक बोझ के प्रति प्रणालीगत प्रतिक्रियाएं। तो सवाल यह है कि आखिर इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या हो रहा है। भारत ने अपना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी RCH फेज 2 प्रोग्राम लागू किया है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, इसमें जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, जैसे इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए प्राइवेट एनेस्थेटिस्ट को हायर करना, डिसेंट्रलाइज्ड केयर के लिए सेफ मदरहुड कंसल्टेंट्स को जोड़ना और गांव देहात में गर्भ निरोधकों की सोशल मार्केटिंग बढ़ाना। यहां तक कि स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। अब किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए ये सब ठीक से लागू करना आसान तो नहीं होता। इस मैट्रिक्स को देखिए, इससे पता चलता है कि उनके पास क्या क्या रणनीतिक विकल्प थे, जैसे मेडिकल स्किल्स और जीवन रक्षक सुविधाओं को बिल्कुल समुदायों के करीब ले जाना। इससे सुरक्षा तो बढ़ती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संसाधनों और कुशल पेशेवरों की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह का जटिल संतुलन है जिसे साधना बहुत जरूरी है। चौथा हिस्सा, MTP संशोधन विधेयक 2020, भारत में विधायी बदलाव। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आधुनिक बनाने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP संशोधन विधेयक 2020। देखिए, 1971 के पुराने कानून से आगे बढ़ते हुए इस नए संशोधन ने कुछ खास और कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए एबॉर्शन की ऊपरी समय सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया है। अलबत्ता इसके लिए 2 डॉक्टर्स की मंजूरी जरूरी होती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और प्रगतिशील बदलाव है। और एक चीज जिसने सच में गेम चेंज किया है, वो है भाषा का आधुनिकीकरण। पुराने कानून में गर्भनिरोधक फेल होने पर गर्भपात का अधिकार सिर्फ एक विवाहित महिला या उसके पति तक सीमित था। लेकिन 2020 के इस बदलाव ने पति शब्द को हटाकर साथी यानी पार्टनर कर दिया है। ये सच में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कानूनी रूप से मानता है कि चाहे शादी हुई हो या नहीं हो, एक अनचाहा गर्भ किसी को भी गहरा मानसिक आघात पहुंचा सकता है।
इस बिल में स्टेट लेवल पर मेडिकल बोर्ड्स बनाने की बात भी है। अगर भ्रूण में कोई बहुत गंभीर असामान्यता यानी कोई मेजर एब्नॉर्मैलिटी है तो ऐसे मुश्किल और दर्दनाक मामलों में गर्भपात के लिए वो 24 हफ्ते वाली लिमिट पूरी तरह से हटा दी जाती है। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें पहले लंबे कानूनी दांवपेच में फंसना पड़ता था। अब चिकित्सा विशेषज्ञ तेजी से फैसला ले सकते हैं। एक और सबसे जरूरी बात, निजता यानी प्राइवेसी। ये कानून पूरी तरह से साफ करता है कि इन सुविधाओं का लाभ लेने वाली किसी भी मरीज का नाम या पहचान उजागर करना सख्त गैर कानूनी है। अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा करता है तो उसे 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये मजबूत कानूनी ढाल इसलिए है ताकि बिना किसी सामाजिक डर के सुरक्षित रूप से मेडिकल हेल्प ली जा सके। 5वां हिस्सा, कार्यस्थल पर छिपे खतरे, प्रजनन क्षमता के लिए रोजमर्रा का खतरा। बड़े कानून और पॉलिसीज से थोड़ा हटकर एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जिसके बीच लोग हर दिन रहते हैं और अक्सर उन्हें पता तक नहीं होता। हमारे काम करने की जगह और वहाँ का माहौल हमारी फर्टिलिटी पर सीधा असर डालता है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, फैक्ट्री में भारी धातुएं, अस्पतालों में रेडिएशन और यहाँ तक कि रोज-रोज बदलती शिफ्ट और लंबे वर्किंग आवर्स, ये सब हमारे शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुँचाते हैं। और हाँ, ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं हैं। महिलाओं में इसकी वजह से हार्मोन्स का असंतुलन, मासिक धर्म में रुकावट और यहाँ तक कि मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरे तरफ पुरुषों में इसका असर स्पर्म काउंट की कमी, उनके आकार में बदलाव और क्रोमोसोमल डीएनए डैमेज के रूप में दिखता है। मतलब साफ है, एक सुरक्षित कार्यस्थल होना कोई लग्जरी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी अधिकार है। छठा और आखिरी हिस्सा, अधिकारों और समानता की पूर्ति, व्यापक दृष्टिकोण। खैर, जब हम इस सब को एक बड़े पैमाने पर, एक बिग पिक्चर में देखते हैं तो एक सच्चाई सामने आती है। कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों को बहुत सी सामाजिक और आर्थिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जब तक गरीबी, गतिशीलता की कमी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को रोका नहीं जाएगा, तब तक बेहतर कानून या मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज उन तक आसानी से नहीं पहुंचेंगी। कागज पर पॉलिसीज होना एक बात है और उन्हें जमीन पर लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल अलग बात। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हर एक व्यक्ति के लिए उनके बुनियादी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को सुरक्षित किए बिना हम कभी भी सच्ची लैंगिक समानता या एक समावेशी वैश्विक विकास की कल्पना कर सकते हैं? जब तक ये अधिकार सबको नहीं मिलते, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आधी अधूरी ही रहेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।